चीन में एक मशहूर मुहावरा है, एज क्लोज एज लिप्स एंड टीथ, यानी कि बहुत ही करीबी रिश्ता। चीन इसी तरह अपने और पाकिस्तान के रिश्तों को बताता है। 2010 में पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने तो ये तक कह दिया था कि ये रिश्ता पहाड़ों से ऊंचा, समंदर से गहरा, स्टील से मजबूत और शहद से मीठा है। लेकिन अगर असलियत में देखें तो दोनों देशों में ज्यादा समानताएं नहीं दिखती। पाकिस्तान काफी हद तक एड पर जिंदा है, जबकि चीन एक बड़ी और ताकतवर इकोनॉमी है। दोनों अपने मौजूदा बॉर्डर को लेकर विवादों में रहते हैं। चीन भारतीय इलाकों पर दावा करता है और भारत के कंट्रोल वाले इलाके जो उसके कंट्रोल में नहीं है उन पर भी दावा करता है। यही एक बड़ा कॉमन ग्राउंड है जो इन दोनों देशों को जोड़ता है। आमतौर पर चीन बराबरी वाले दोस्त कम ही बनाता है, ऐसे रिश्ते बनाता है जहां दूसरे देश कुछ हद तक उस पर निर्भर हो, क्लाइंट जैसा रिलेशनशिप। लेकिन अगर कोई रिश्ता उसके लिए स्ट्रेटेजिक रूप से जरूरी है तो वो उस देश को उतना मजबूत करता है जितना उसके अपने के लिए जरूरी हो। कैसे? हथियार, मिसाइल, टेक्नोलॉजी देकर। पाकिस्तान के साथ भी चीन यही कर रहा है। 30 अप्रैल को पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर चीन की हैंगर क्लास सबमरीन को अपनी नेवी में शामिल कर लिया। ये सेरेमनी चीन के सान्या पोर्ट में हुई। सेरेमनी में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जारदारी थे और नेवी चीफ भी मौजूद थे। ये सबमरीन साल 2015 में हुए करीब $5 अरब के एक बड़े समझौते का हिस्सा है, जिसमें 8 सबमरीन्स बनाने की बात तय हुई। ये डील 4+4 मॉडल पर बनी है, माने 4 सबमरीन्स चीन में बनेंगी और बाकी 4 पाकिस्तान में बनाई जाएंगी। डील की खासियत यह है कि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी इंतजाम है। चीन पाकिस्तान को सबमरीन्स भी देगा, टेक्निक भी देगा, ताकि पाकिस्तान खुद अपने देश में ये सबमरीन्स बना सके। क्या खास है इस सबमरीन में? एक तरफ पाकिस्तान हैंगर क्लास सबमरीन्स नेवी में शामिल कर रहा है, दूसरी तरफ भारत का प्रोजेक्ट 75 किस कॉन्ट्रैक्ट स्टेज पर अटका हुआ है, और चीन पाकिस्तान की इस सबमरीन डील का असर इंडियन ओशन पर क्या होगा, यही जानेंगे फौजी के आज के एपिसोड में। हेलो, मैं रिया हूं और आप खबरगांव देख रहे हैं। चीन पाकिस्तान को जो सबमरीन देने जा रहा है वो डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स हैं, जिन्हें चीन की शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन और पाकिस्तान की कराची शिपयार्ड मिलकर बना रहे हैं। इनका नाम पीएनएस हैंगोर के नाम पर रखा गया है। एक पुरानी डेफने क्लास सबमरीन थी जिसने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान एक भारतीय युद्धपोत आईएनएस खुखरी को डुबोया था। हैंगर क्लास सबमरीन को पहली बार 2018 में दिखाया गया था। हालांकि इस सबमरीन के डिजाइन से जुड़ी ज्यादा जानकारी खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसका डिजाइन S-26 सबमरीन पर बेस्ड है। S-26 डबल हल डिजाइन वाली सबमरीन है जिसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगा होता है। इस सिस्टम की बदौलत सबमरीन लंबे समय तक अंडर वाटर रह सकती है। इसकी लंबाई करीब 77.7 मीटर और चौड़ाई 8.6 मीटर बताई जाती है। वजन लगभग 2550 टन है। शेप पानी में आसानी से चलने के लिए खास तरह का होता है और इसमें करीब 38 क्रू मेंबर्स के साथ 8 स्पेशल फोर्स के लोग भी रह सकते हैं। कुल 6 हिस्से होते हैं: कंट्रोल रूम, रहने की जगह, इंजन जनरेटर वाला हिस्सा, एआईपी सिस्टम वाला हिस्सा और आखिर में मोटर और मशीनरी वाला सेक्शन। एआईपी मतलब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, जो करीब 3 हफ्ते तक पानी के अंदर सबमरीन को रख सकता है। हथियारों की बात करें तो इसमें 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं। इसमें पाकिस्तान की बाबर 3 मिसाइल भी लगने की कैपेसिटी है। बाबर की रेंज करीब 450 से 500 किलोमीटर बताई जाती है। माने अगर बाबर 3 इसमें शामिल हो जाए तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर ट्रायड पूरा हो जाएगा। जमीन, हवा, समुद्र, तीनों जगह से परमाणु हमला करने की ताकत। पाकिस्तान के पास पहले जमीन से और हवा से हमला करने की क्षमता थी, लेकिन अगर बाबर 3 जैसी मिसाइल सबमरीन से दागी जा सके तो वो समुद्र से भी हमला कर सकता है। कोल्ड वॉर के दौरान सबमरीन न्यूक्लियर हथियारों के उस सिस्टम का हिस्सा बनी जिसे न्यूक्लियर ट्राइड कहा जाता है। ट्राइड का पहला हिस्सा होता है जमीन के अंदर बने मिसाइल साइलोज। दूसरा हिस्सा हवा में उड़ने वाले बॉम्बर जहाज थे। लेकिन इन दोनों सिस्टम में एक कमी थी। दुश्मन के जासूसी सैटेलाइट जमीन पर मौजूद मिसाइलों की सटीक लोकेशन देख सकते थे और दुश्मन के रडार हवा में उड़ने वाले बॉम्बर्स को बहुत दूर से ही पकड़ सकते थे। डर ये था कि अगर कोई देश अचानक फर्स्ट स्ट्राइक कर दे तो ये दोनों सिस्टम लॉन्च होने से पहले ही तबाह हो सकते हैं। ऐसे में पलटवार करने के लिए कुछ नहीं बचता। एक ऐसे ही हथियार की जरूरत थी जिसे दुश्मन ना देख सके और ना ही तबाह कर सके। यहीं से न्यूक्लियर ट्रायड का तीसरा और सबसे खतरनाक हिस्सा बनी सबमरीन्स। पानी के नीचे छुपने की अपनी ताकत के कारण ये समंदर में ओझल रहती है। लॉजिक साफ था कि अगर दुश्मन देश अचानक हमला करके जमीन और हवा के सारे हथियार तबाह भी कर दे तब भी सबमरीन सुरक्षित बच जाएगी और जवाबी हमला कर सकेगी। मिलिट्री स्ट्रेटजी की भाषा में इसे सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहा जाता है।
अब ये तो पता चल गया कि पाकिस्तान का ये ट्रायड पूरा हो चुका है, लेकिन भारत किस स्टेज पर है? वैसे तो भारत की आईएनएस अरिहंत 2016 में ही कमीशन हो गई थी। 2018 में इसने अपना पहला डेटरेंट पेट्रोल भी पूरा किया, गश्त लगाई और इस पर लगी के सीरीज की न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हमें सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती हैं। लेकिन सबमरीन्स में एक नियम है, रूल ऑफ थर्ड्स का। ये कहता है कि आपकी इफेक्टिव स्ट्रेंथ हमेशा तिहाई होती है। एक सबमरीन गश्त पर होगी, एक सबमरीन किसी काम से पोर्ट पर होगी, क्रू रोटेशन या फिर रसद लेने या फिर अपनी मैगजीन लोड करने के लिए, और एक होगी ट्रांजिट में, माने गश्त को जा रही होगी या फिर लौट के आ रही होगी। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ हो गई हर 3 सबमरीन्स पर एक सबमरीन। न्यूक्लियर ट्रायड के लिए किसी देश को इसीलिए कम से कम 3 SSBNs चाहिए, माने ऐसी 3 परमाणु पनडुब्बियां जो समुद्र की गहराई से एक न्यूक्लियर टिप्ड बैलिस्टिक मिसाइल चला सके, ताकि हर हाल में कम से कम एक सबमरीन गश्त पर हो और दुश्मन को यह डर हो कि अगर उसने हमला किया तो चाहे सब खत्म हो जाए, समंदर की गहराई में एक शिकारी हमेशा मौजूद रहेगा जो बदला लेगा। भारत ने 2016 में आईएनएस अरिहंत को कमीशन किया, 2024 में आईएनएस अरिघात को कमीशन किया और 3 अप्रैल 2026 को आईएनएस अरिदमन को कमीशन किया। वापस हैंगर सबमरीन्स पर आते हैं, तो इस सबमरीन की सेरेमनी भी एक तरह का सिंबोलिज्म था। सेरेमनी सान्या में हुई, चीन का एक बड़ा नेवल बेस। इस कार्यक्रम में अली ज़रदारी की मौजूदगी भी ये साफ दिखाती है कि ये प्रोजेक्ट दोनों देशों के लिए काफी अहम है। कार्यक्रम के दौरान एक चीनी कमेंटेटर ने इस डिलीवरी को खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान ने एक ऐसा प्रोग्राम आयोजित किया है जो इंडियन ओशन को हिला देने के लिए काफी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस डील के बाद सो नहीं पाएंगे। चीन के हथियार पाकिस्तान की सेना को मजबूत बनाने में बड़ा रोल निभाते आए हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2021 से 25 के बीच पाकिस्तान ने जितने भी हथियार बाहर से खरीदे, उनमें से करीब 80% चीन से आए। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बना हुआ है। पिक्चर ये है कि पाकिस्तान की सेना के हर हिस्से में चीन की झलक दिखती है। नेवी में टुगरिल क्लास फ्रिगेट है, जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट है, एयरफोर्स में JF-17 है, J-10C जैसे फाइटर जेट्स हैं। चीन पाकिस्तान का नेवल प्रेजेंस क्यों बढ़ा रहा है? इंडियन ओशन में अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए। चीन की नेवी वैसे तो 2009 से इंडियन ओशन में नजर आने लगी थी, लेकिन असली चेंज आया साल 2013 में, जब शैंग क्लास की सबमरीन्स एंटी पायरेसी के नाम पर यहां पर पहुंची थी, समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए। उसके बाद से चीन की सबमरीन्स यहां अक्सर दिखने लगी, कभी एक्सरसाइज के नाम पर, कभी सेफ्टी मिशन के बहाने। साथ ही चीन के रिसर्च शिप्स भी भारत के आसपास समुद्र में ज्यादा आने लगे, जो पानी की गहराई, टेम्परेचर, समुद्र के नीचे की बनावट का डेटा इकट्ठा करते रहते हैं। दूसरी तरफ इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान को। चीन की मदद से उसे 8 नई सबमरीन्स मिल रही हैं और चीन पाकिस्तान को भी ऐसी टेक्निक दे रहा है जिससे सबमरीन्स की मरम्मत और मेंटेनेंस भी पाकिस्तान में ही हो सके। एक तरह से चीन का प्रॉक्सी भी चीन के साथ साथ इंडियन ओशन में दिखेगा। इसके अलावा चीन ग्वादर पोर्ट पर भी धीरे धीरे अपनी पकड़ बढ़ा रहा है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चीन इस इलाके में और देशों के साथ भी काम कर रहा है। बांग्लादेश को चीन ने मिंग क्लास सबमरीन्स दी है। श्रीलंका के हम्बनटोटा और पाकिस्तान के ग्वादर जैसे पोर्ट मिलाकर देखा जाए तो ये एक तरह से चीन इस पूरे इलाके में अपना नेटवर्क बना रहा है, एक ट्रायंगल सा बना रहा है, एक ऐसा घेरा जिससे भारत की नेवी पर दबाव बढ़ सके और चीन की पहुंच भारत के आसपास और मजबूत हो जाए। ये तो है चीन के प्रॉक्सीज के जरिए बनाया हुआ घेरा, जिसे पाकिस्तान के जरिए मजबूत किया जा रहा है। पाकिस्तान के साथ डील 2015 में हुई और 2026 में सबमरीन्स मिलना शुरू भी हो गया। 10 साल में डील साइन करने से लेकर सबमरीन को नेवी में शामिल करने तक का पूरा काम कर लिया गया। वहीं भारत को इसी तरह की सबमरीन्स खरीदने के लिए लगभग 2 गुना समय लग रहा है और अभी बातचीत कॉन्ट्रैक्ट में ही उलझी हुई है। पाकिस्तान सभी 8 सबमरीन 2028 तक नेवी में शामिल करने वाला है और ये सब मुमकिन हो पा रहा है चीन की मदद से। चीन के शिपयार्ड बहुत तेजी से सबमरीन्स बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, एक साथ कई सबमरीन्स बना सकते हैं और मॉड्यूलर तरीके से काम कर सकते हैं, यानी अलग अलग हिस्सों को जोड़कर, जिससे डिजाइन से लेकर तैयार होने तक का समय कम हो जाता है। दूसरी तरफ भारत का प्रोजेक्ट 75I अभी कॉन्ट्रैक्ट के स्टेज पर ही अटका हुआ है। इस प्रोजेक्ट के तहत 6 एडवांस AIP पनडुब्बियां बननी है, लेकिन रक्षा मंत्रालय और विदेशी कंपनी के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रिक्वायरमेंट्स क्या है, भारत में बनाने की बातचीत जो है वो लंबी खिंच गई है। प्रोजेक्ट के तहत भारत 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बनाना चाहता है, जिनमें प्रोपल्शन सिस्टम जैसी टेक्निक होगी। इसमें सबसे आगे जर्मनी की थाइसन-क्रुप मरीन सिस्टम्स और भारत की माजागांव डॉकशिप कंपनी है। प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ था? 2007 में। अब जर्मनी की कंपनी अपनी पूरी एडवांस तकनीक आसानी से देने को तैयार हो नहीं रही, जबकि भारत चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा तकनीक देश में आए ताकि यहाँ खुद सबमरीन्स बन सके।
अप्रैल 2026 में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जर्मनी भी गए थे ताकि दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन बढ़ सके, लेकिन इसके बावजूद प्रोजेक्ट 75 पर कोई खास प्रोग्रेस नहीं दिखी। डील जितनी डिले, प्रोग्रेस भी उतना ही डिले हो रहा है। इस समय भारत के पास करीब 16 से 17 पुरानी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, जिनमें सिंधु घोष क्लास सबमरीन्स है, शिशुमार क्लास सबमरीन्स है और इनमें से कई 1980 और 1990 की हैं। भले ही इनमें अपग्रेडेशन हुए हों, लेकिन आज के समय में ये स्टेल्थ यानी लंबे समय तक पानी में रहने और सुरक्षित रहने के मामले में नई सबमरीन से पीछे हैं। ये सबमरीन्स पहले से ही 3 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं। अभी कलवेरी क्लास वाली सबमरीन्स हैं, 2017 से 2024 के बीच में शामिल हुई। इनमें अभी तक प्रोपल्शन सिस्टम नहीं लगा हुआ है। हालांकि भारत अपना प्रोपल्शन सिस्टम, जिसे डीआरडीओ ने बनाया है, उसके टेस्ट कर चुका है, लेकिन उसे सबमरीन्स में लगाने का काम अभी बाकी है। उम्मीद ये है कि इसे 2027 के आसपास आने वाले रिफिट के दौरान लगाया जा सकता है। पूरे सिनेरियो पर डिफेंस एक्सपर्ट राहुल बेदी द वायर में लिखते हैं, प्रोजेक्ट 75I का मकसद था कि भारत को नई और ज्यादा सबमरीन्स मिले और देश की खुद की बिल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़े। लेकिन ये प्रोजेक्ट इतने सालों से अटका हुआ है कि इसका फायदा कम और देरी ज्यादा दिख रही है। अब हालात ऐसे हैं कि अगर ये डील 2027 तक फाइनल हो भी जाती है तो पहली सबमरीन 2032 से पहले आने की उम्मीद नहीं है और पूरा प्रोजेक्ट 2037 से 38 तक खिंच सकता है। माने जब तक नई सबमरीन्स आएंगी तब तक भारत की कई पुरानी सबमरीन्स रिटायर हो चुकी होंगी। ऐसे में नई सबमरीन्स असल में ताकत बढ़ाने की बजाय पुरानी सबमरीन्स को रिप्लेस करेंगी। नंबर वहीं का वहीं रहेगा। अगर भारत और सबमरीन्स की ताकत को देखें तो भारत के पास ज्यादा नंबर्स में सबमरीन्स हैं, क्योंकि पुरानी और नई दोनों तरह की सबमरीन्स मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान के पास नंबर कम है, लेकिन वो धीरे धीरे चेंजेस कर रहा है। उसके पास कुछ पुरानी एगोस्टा क्लास सबमरीन्स है और नई हैंगर क्लास सबमरीन्स भी आ रही हैं। दूसरी तरफ भारत के पास लगभग 54 जहाज और सबमरीन्स अलग अलग स्टेज में बन रहे हैं। टारगेट है 2030 तक भारत के पास करीब 200 युद्धपोत और सबमरीन्स हो, ताकि भारत एक बिल्डर्स नेवी बन सके, खुद जहाज बनाने वाली नेवी बने। 65, 71 और 99 की जंग सब में नेवी का रोल रहा है। ऐसे में अगर पाकिस्तान इसी तरह अपनी नेवल फ्लीट को बढ़ाता है तो ये भारत के लिए चैलेंज बन सकता है। भारत के आसपास ग्रे जोन वॉर चल रही है, ऐसी लड़ाई जिसमें सब कुछ साफ नहीं होता, कभी दबाव, कभी प्रैक्टिसेस और कभी ऐसी कार्रवाई जो सीधे युद्ध जैसी ना दिखे, जैसे चीन पाकिस्तान की मदद से एग्जीक्यूट कर रहा है। नटशेल में बात यही है कि लॉन्ग डिलेड प्लान्स को जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करने की कोशिश इस दबाव को बैलेंस करने का एक लौता रास्ता है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इस एपिसोड को रिकॉर्ड किया है हमारे साथी तौफीक ने। आप देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।